हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये सभी घटना चक्र की सीरीज से हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईसा पूर्व। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब से कब तक किया? तो ये गुप्त वंश ने 275 से 550 ईसा पूर्व तक शासन किया और इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? किस शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? इनमें से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? किसने यहाँ पर 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। ये वाकाटक शासक था। किस वंश का शासक था? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ये वाकाटक वंश का शासक था। उसके बाद इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। इसी वंश का जो ये शासक था प्रवरसेन द्वितीय, ये प्रवरसेन प्रथम था, ये प्रवरसेन द्वितीय था। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, या अशोक महान को, या समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। इसने विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसे? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त वंश का जो राजा था उसका अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, या कुमारगुप्त का, या इनमें से किसी का नहीं? किसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। इसे देवगुप्त भी कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त अथवा विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवगुप्त और विक्रमादित्य, इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता था। अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। इसके विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री किसे कहा जाता था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा श्रीगुप्त। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। अब ये भी देख लेते हैं कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है। आयोग ने जो है ये इसका आंसर समुद्रगुप्त ही माना है, इसलिए हम लोग को भी समुद्रगुप्त ही मानना है। जो आयोग कहे वही मानना है। अगर आयोग दिन को रात कहे तो रात कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये था आयोग के अनुसार समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख जो है वो इनमें से किससे संबंध है? महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? किससे संबंधित है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी और डी। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त 335 ईसा से 375 ईसा पूर्व के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है तथा इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इसमें इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर अशोक दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर समुद्रगुप्त जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है यही राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के का अशोक स्तंभ जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महीपाल या इनमें से कोई नहीं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। कौशल का राजा जो था उसका क्या नाम था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति रचना में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा जो कौशल का शासक था उसका नाम था महेंद्र। देखते हैं अगला, यहाँ इस पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं।
ये प्रयाग प्रशस्ति जो 19वीं और 20वीं पंक्तियां जो हैं इसमें दक्षिणापथ के 12 राजाओं तथा उनके शासकों के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता था, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उस समय में ये ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति चलती होगी, जिसके तहत कोई भी राजा या शासक यदि किसी राज्य को जीत लेता होगा या उस पर कब्जा कर लेता होगा तो उसे इस नीति के तहत स्वतंत्र कर दिया जाता होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जहांगीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है ये समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक सचिव हरिशेन ने की थी। ये प्रयाग प्रशस्ति रचना जो है इसकी रचना किसने की थी? तो ये हरिशेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त के का सचिव था। कनिघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख है। रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों का संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। जहांगीर का एक लेख है ये, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी इसमें उत्कीर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। ये पृथ्विया प्रथम वीर एक उपाधि थी, तो ये किसको दी गई थी या किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, या अमोघवर्ष की, या गौतमी पुत्र सातकर्णी की? ये पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि जो थी ये समुद्रगुप्त ने धारण की थी। यह समुद्रगुप्त की उपाधि थी। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद उसने पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस जमाने में अश्वमेध यज्ञों का बहुत प्रचलन था, बहुत ज़्यादा किए जाते थे। और उसके बाद तो ये समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद उसने पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है इस पृथिव्यामा प्रतिरथ की जो उपाधि है इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। पृथ्वी का प्रथम वीर। ये जो पृथिव्यामा था इसका अर्थ था, ये पृथिव्यामा उपाधि का अर्थ था पृथ्वी का प्रथम वीर जिसका कोई प्रतिद्वंदी या विरोध करने वाला ना हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ये स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है और कौन से इनकरेक्ट है। इसमें हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं? क्या हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था? उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी क्या हरिसेन ने? और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसमें से बताना है कौन सा सही होगा।
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ये दूसरे इसमें आ गया है दूसरी स्लाइड में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 3 सही हैं। हरिशेन जो था ये समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना उसने नहीं की थी, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक एवं कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम, ये जो कि एक नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये समुद्रगुप्त ने ना की थी रचना इसकी, बल्कि इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की ये भी कई बार पूछा गया है मैचिंग में। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो ये विशाखदत्त ने की थी। इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किससे? ये जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं और उनका मिलान करना है। एक तरफ दक्षिण भारत के जो है समकालीन जो राजा थे, नरेश भी जिन्हें कहा जाता था, वो दिए हुए हैं, और एक तरफ उनके राज्य दिए हुए हैं। कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था? धनंजय, अवमुक्त, नीलराज, कांची, उग्रसेन, कुस्तलपुर और विष्णुकोपा पालक्का। धनंजय क्या अवमुक्त का राजा था, और नीलराज क्या कांची का, उग्रसेन कुस्तलपुर का था, या विष्णुगोप पालक्का का? इसमें यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। धनंजय जो था ये कुस्तलपुर का राजा था, धनंजय कुस्तलपुर का राजा था, और नीलराज अवमुक्त का, उग्रसेन पालक्का का, और विष्णुगोप जो था ये कांची का था। धनंजय कुस्तलपुर का, नीलराज अवमुक्त का, उग्रसेन पालक्का का, और विष्णुगोपा जो था ये कांची का था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इनमें से कौन सा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था, अत्यधिक डर गया था। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हूणों का पहला आक्रमण जो था ये तो भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की नीति को तेज कर दिया। इसने जो था गुप्त साम्राज्य के पतन की नीति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों पर भारत ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त प्रथम के, या स्कंदगुप्त के, या बुद्धगुप्त के? हूणों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने भारत पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसको अभी हम जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, वो शासक था स्कंदगुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वो कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त ऐसा पहला गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया था। इसकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। देखिए फ्रेंड्स आप लोग, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मतलब कितनी बार घुमाकर कितनी बार रिपीट हो रहा है। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो इसका आंसर भी होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख या मंदसौर अभिलेख या उदयगिरि अभिलेख। ये आरओ के प्री में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ये किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त, उसने हूणों को पराजित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो था इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में है। ये भीतरी नामक स्तंभ से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हूणों का पहला आक्रमण जो था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त बुरी तरह से पराजित हो गए थे। स्कंदगुप्त इसमें बुरी तरह से पराजित हो गए थे और इसका जो ये है ये भीतरी स्तंभ लेख से इसका प्रमाण मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। गुप्त साम्राज्य का जो हूणों ने आक्रमण किया तो उसका पतन हुआ, तो उसके कई कारण थे, इसमें बताना है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा उनका एक कारण नहीं था गुप्त साम्राज्य के पतन का। हूण आक्रमण या प्रशासन का सामंतीय ढांचा या उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कौन सा कारण नहीं था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का अरब आक्रमण से कोई लेना देना नहीं था, वो हूणों के आक्रमण के कारण पराजित हुए थे। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ है। अरबों का आक्रमण जो है ये पूर्व मध्यकाल में हुआ है, ये गुप्तों के पतन हो गया है उसके बहुत बाद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है और देवगुप्त, देवश्री, इसके कई नाम हैं। कई नामों से इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। इन्हें शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शासक, अंतिम शक राजा रुद्रसिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। ये शकारी उपाधि से क्वेश्चन कई बार बना है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि है। इसने शकों को पराजित कर दिया था, उसके बाद इसने ये शकारी की उपाधि धारण की थी। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद शकारी की उपाधि धारण की। उसके बाद उसने इसके उपलक्ष्य में
चांदी के सिक्के भी चलाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने जो चांदी के सिक्के भी चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और यह रजत सिक्के भी जारी करने वाला यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। रजत सिक्के और चांदी के सिक्के सब इसी ने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक कहा जाता था या रूपक कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में कई बार बनता है और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रूपक किसे कहा जाता था। तो गुप्त काल में ये जो रजत सिक्के जारी किए गए थे इन्हें रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। इसने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान जो था उसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है, किसके शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के या रामगुप्त के या श्रीगुप्त के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। चीनी यात्री था जिसका नाम था फहियान, इसने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कुमारगुप्त प्रथम क्या मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, या पथिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, या प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा अभिलेख से संबंधित है, या समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित हैं। इसमें बताना है कौन सा शासक जो है ये किस अभिलेख से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया हुआ है कौन सही सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित वाला नहीं वाला ऑप्शन याद रखना है। ये नहीं वाला ऑप्शन जो है कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है एग्जाम में भी, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। और जो ऑप्शन सी है ये सही सुमेलित नहीं है। प्रभावती गुप्ता जो उदयगिरि गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है, बाकी ये कुमारगुप्त प्रथम जो है ये मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, और पथिक जो है ये तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित है, बाकी ये प्रभावती गुप्ता जो है ये उदयगिरि गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये उदयगिरि गुहा अभिलेख से संबंधित हैं, और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित हैं। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरि से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में ऐड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपको सजेशन लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।